हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस है सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना जो सेशन चल रहा था यूपी PGT 2009 का अपन ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि ये पार्ट 3 है। आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो आप उनको जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। GS बाई दिवाकर सर, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कोर्स एंड बैचेस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। सभी जो बैचेस हैं आपके वीडियो एंड PDF लेक्चर्स सभी मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ में। पहला क्वेश्चन है आज का, रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो रूस के कृषि फार्म हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। कोलखोज, खोलखोज, कोलखोल या फिर कोखलोज। देखिए नाम कितना मतलब छोटी छोटी सी गलतियां दी गई हैं, बाकी के नाम बिल्कुल सेम जैसे ही दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लें कि इसको जो रूस में कृषि फार्म होते हैं उनको कोलखोज के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोलखोज रूस के सामूहिक या फिर सहकारी कृषि के फार्म होते हैं। इस प्रकार के कृषि संगठन की शुरुआत भूतपूर्व सोवियत संघ में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जो सहकारी कृषि है या फिर जो सामूहिक कृषि है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो लोग होते हैं सब लोग मिलकर ये कृषि करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी? जो सोवियत संघ है, रूस है, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। बाद के वर्षों में कुछ अन्य साम्यवादी देशों में, जैसे कि पूर्वी यूरोप हो गया, चीन हो गया, वियतनाम हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, इन सभी देशों में भी इस जो सहकारी कृषि थी इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? जो आधुनिक भूगोल फ्रांस में है उसका विकास किसको दिया जाता है? जीन ब्रून्स को, वाइडल डी ला ब्लॉस को, अल्बर्ट डेमांजिया को या फिर डी मार्टोनी को। तो ये जो आधुनिक भूगोल का विकास है फ्रांस में जो किया था वाइडल डी ला ब्लॉस ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस में आधुनिक भूगोल का विकास का श्रेय जाता है वाइडल डी ला ब्लॉस को। और आधुनिक भूगोल के विकास में 20वीं शताब्दी की फ्रांसीसी विचारधारा का बड़ा महत्व है। कौन सी शताब्दी इसमें हो जाएगी? 20वीं शताब्दी हो जाएगी। प्रादेशिक भूगोल और मानव भूगोल के क्षेत्र में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का काफ़ी योगदान रहा था। कौन कौन सा भूगोल हो जाएगा इसमें? प्रादेशिक भूगोल एवं मानव भूगोल में। ठीक है, किसका रहा था योगदान? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का। और इन विद्वानों में माने जाने जो रहे थे, ब्लॉन्स रहे थे, गालो रहे थे, ब्रून्स, अल्बर्ट डेमांजिया, ये सभी नाम कैसे हो जाएंगे? प्रसिद्ध नाम है जो कि प्रादेशिक भूगोल एवं मानव भूगोल में इनके नाम आते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल की विचारधारा अर्थात संभववाद के जन्मधारा जो कौन थे? ये भी ब्लॉस ही रहे थे। तो आपको पूछा जा सकता है कि संभववाद के जन्मदाता कौन थे? तो ये भी वाइडल डी ला ब्लॉस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? ये कुल जनसंख्या एवं कृषि का जो क्षेत्र अनुपात है उसको प्रदर्शित किया जाता है कायिक घनत्व के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है कायिक घनत्व का, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, आगे भी संभावना है इसकी। तो कायिक घनत्व का फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, ये इसका फॉर्मूला है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही ज़्यादातर पूछने को आता है। अर्थात यहाँ पे होता है कि जो कुल जनसंख्या में कुल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भी मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? कायिक घनत्व कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र की टोटल जनसंख्या है तथा उस क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि है, टोटल भूमि नहीं है, कृषि योग्य भूमि है, उसको डिवाइड किया जाता है और क्या निकलता है अपना कायिक घनत्व निकलता है। और यही अगर कृषि घनत्व निकालने के लिए दिया जाए तो कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या जो कि प्राइमरी सेक्टर्स में कृषि में लगी हुई है जनसंख्या, तथा बटे उसका जो कुल कृषि योग्य भूमि है, जो टोटल कृषि के लिए भूमि जो है जहाँ पर कृषि की जाती है उसको डिवाइड किया जाता है। तो क्या निकलता है आपका? कृषि घनत्व निकलता है। और अगर आर्थिक घनत्व निकालना है आपको तो आर्थिक घनत्व के लिए जो टोटल जनसंख्या है उस क्षेत्र की और उस क्षेत्र का जो पूरा संसाधन है, कुल संसाधन है, उसको डिवाइड किया जाता है। तो क्या निकलता है आपका? आर्थिक घनत्व निकलता है। ठीक है, तीनों ही फॉर्मूले आपके इम्पोर्टेंट हैं तो इनको आप याद रखेंगे, फॉर्मूले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, भूगोल क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है, यह कथन किस भूगोलविद द्वारा प्रदत्त है? यानी किसने दिया था ये क्षेत्रवर्णीय विज्ञान का? कार्ल रिटर ने, अल्फ्रेड हेटनर ने
या फिर बाइडल डीला ब्लॉन्स ने, पीटर हैगेट ने। तो ये कथन दिया हुआ है आपका क्षेत्र वर्णन विज्ञान का अल्फ्रेड हेटनर ने। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हेटनर महोदय ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान माना है जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। हेटनर की यह मान्यता थी कि भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल एवं सामान्य भूगोल दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो हेटनर ने कहा था जो भूगोल है अपन जो पढ़ते हैं उसमें प्रादेशिक भूगोल को भी ऐड किया जाना चाहिए और जो नॉर्मल या सामान्य भूगोल होता है उन दोनों को सम्मिलित करके पढ़ना चाहिए। परंतु भूगोल का मुख्य क्षेत्र प्रदेशों का अध्ययन ही है। उन्होंने जो मेन अध्ययन माना था भूगोल के लिए वो किसका अध्ययन माना था? प्रदेशों का माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है वॉल्कर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्कर कुंडे के किसने लिखी हुई है? वॉन हम्बोल्ट ने, फ्रेडरिक रेडजेल ने, रिचथोफेन ने या फिर अल्फ्रेड हेटनर ने। जो वॉल्कर कुंडे लिखी हुई है फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी अपन देखेंगे। फ्रेडरिक रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो ये फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। एवं मानव भूगोल का इनको जन्मदाता भी कहा जाता है। रेडजेल ने मानव भूगोल तथा मानव जाति इतिहास में वॉल्कर कुंडे आदि ग्रंथों में विभिन्न प्रदेशों का विस्तार से वर्णन किया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास रिटर के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया था? रिटर के द्वारा। और उनके द्वारा प्रकाशित जो लेख था, ग्रंथ था, बुक थी, वो थी अर्ड कुंडे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वॉल्कर कुंडे किसने लिखी हुई है? रेडजेल ने। और अर्ड कुंडे किसने लिखी हुई है? कार्ल रिटर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? हिप्पोक्रेटस ने। स्ट्रैबो को, जॉर्ज डी फफन को या फिर वॉन हम्बोल्ट को। जो निश्चयवाद की अवधारणा दी थी वो दी थी हिप्पोक्रेटस ने। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। नियतिवादी विचारधारा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी हैं। ईसा 400 वर्ष पूर्व यानी कि 400 वर्ष पहले यूनानी विचारक थे हिप्पोक्रेटस ने आराम पसंद एशियाई लोग तथा मेहनती यूरोपीय निवासियों को उनके पर्यावरण भिन्नता का परिणाम बताया था। यानी कि जो हिप्पोक्रेटस थे उन्होंने क्या कहा था? जो जिनको आराम पसंद था वो लोग कौन थे? एशियाई लोग थे। और मेहनती लोग कहाँ के बताए थे उन्होंने? जो यूरोपीय निवासी लोग हैं। इसी कारण निश्चयवाद की अवधारणा का प्रथम श्रेय जो जाता है हिप्पोक्रेटस को जाता है। परंतु निश्चयवादी विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय जो जाता है वो रेडजेल को जाता है। किसको जाता है ये? इस विचारधारा को प्रतिपादित किसने किया था? ये रेडजेल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सागरी लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है। कौन प्रभावित नहीं करता है? सागरी लहरों का स्वभाव, चट्टानों की संरचना, तापमान की अधिकता या फिर पुलिन। इसमें प्रभावित नहीं करने का कारण पूछा गया है तो तापमान की अधिकता है जो कि सागरी लहरों को कटाव में प्रभावित नहीं करती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि तापमान की अधिकता सागरी लहरों द्वारा अपरदन को प्रभावित नहीं करती हैं। सागरी जल द्वारा तटीय भागों के अपरदन सागरी तत्वों की लंबाई, उसके वेग, तटीय भाग की चट्टान की बनावट, संरचना अपरदन की मात्रा को प्रभावित करती है। एवं जलगत क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलनशील क्रिया, जलदाब की क्रिया आदि से भी क्या होती हैं? जो सागर की लहरें होती हैं वो प्रभावित होती हैं। किससे नहीं होते हैं ये? तापमान की अधिकता, अगर वहाँ पर तापमान अधिक होगा, कम होगा, इससे सागरी जो लहरें हैं वो उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना किस विद्वान ने की थी? रेडजेल ने, लेटर ने, हाउसोपर ने या फिर जर्सन ने। तो जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है इसकी रचना की थी फ्रेडरिक रेडजेल ने। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बुक है, बुक आप ज़रूर याद करेंगे। बुक के लिए आप एक पेज बनाएं, उनकी जो फेमस बुक हैं उनको एक पेज पर लिखें और जो PYQs में पूछी गई हैं उन बुक पर ज़्यादा मेहनत करें और वही जो बुक्स हैं आपकी रिपीट होती हैं उन्हीं में से। ज़्यादातर जो थॉट्स के क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। PYQs आप जब देख लेंगे 10 से 20 साल के तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ जो अपन जो थॉट्स पढ़ रहे हैं वो रिपीट इनसे ही होता है। ठीक है, तो आप बुक्स को यही करें कि आप एक पेज पर उनके बुक इन राइटर लिख लें और पर डे उनको रिवीजन करते जाएं तो आपकी बुक्स तैयार हो जाएंगी। रेडजेल एक निश्चयवादी चिंतक थे जिसने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में भिन्न भौतिक लक्षणों एवं स्थितियों का मानव जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया हुआ है।
किस किस का किया है उन्होंने, जो भौतिक लक्षण हैं और स्थितियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उसमें जो मानव है उन पर उनकी जीवन शैली पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका वर्णन उन्होंने किस में किया हुआ है, एंथ्रोपोजियोग्राफी में किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भूगोल शाखा है, मानव भूगोल किसकी शाखा है, प्रादेशिक भूगोल की, विश्व भूगोल की, या फिर क्रमबद्ध भूगोल की, या फिर आर्थिक भूगोल की। तो जो मानव भूगोल शाखा है आपकी प्रादेशिक भूगोल की शाखा है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार भूगोल के अध्ययन के दो उपागम हैं। दो कौन कौन से उपागम हो जाएंगे इसके, विषय वस्तुगत यानी कि क्रमबद्ध, और दूसरा हो जाएगा प्रादेशिक विषय वस्तुगत। भूगोल का उपागम वही है जो कि सामान्य का होता है, यानी कि जो अपन सामान्य भूगोल पढ़ते हैं वही। तो जो मानव भूगोल की शाखा है उसको किस में रखा गया है, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। कौन सी विचारधारा हो जाएगी ये, निश्चयवाद हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। निश्चयवाद सिद्धांत से अभिप्राय है मानव का विकास करना। क्या होता है इसका, मानव का विकास होता है वो किस में संबंधित है, निश्चयवाद से संबंधित है। उसके वातावरण के द्वारा, उसके वातावरण के द्वारा होता है। जो मानव का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, जो वहाँ का वातावरण है उसके द्वारा। और वातावरण ही मानव के जीवन यापन का ढंग से निर्धारण करता है। अपन लोग देखते हैं कि जहाँ पे वातावरण अपन लोग को सुइटेबल मिलता है तो वहाँ पे मानव जीवन अच्छा होता है, और कहीं पे भी थोड़ा बहुत वातावरण जो डिस्टर्ब होता है, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है कि हम जहाँ पे रहते थे आगरा में, वहाँ पे इतना सारा पॉल्यूशन इस टाइम हो जाता है कि हम वहाँ पे रहना, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या है अभी गाँव में आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, हमारे विपरीत चल रहा है। इस कारण से हमें वो छोड़नी पड़ी जगह और दूसरी जगह पे हम आके रहने लगे 10 से 12 दिन के लिए, जिससे कि थोड़ा सा हम अपने शरीर को सुधार सकें। तो ये मानव विकास के लिए उसके वातावरण क्या होता है, बहुत ही मेन होता है। और निश्चयवाद का विकास जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इम्पोर्टेंट है। निश्चयवाद का विकास कहाँ पे हुआ, जर्मनी में हुआ था। निश्चयवाद के अंतर्गत मानव एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है। मानव कैसा समझाता है, इसमें निष्क्रिय है। और रेटजेल निश्चयवाद के प्रमुख प्रतिपादक याद रखेंगे। निश्चयवाद के कौन रहे थे, रेटजेल रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं, क्या बोला जाता है इनको, थर्मोक्लाइन धाराएं, इंट्रोक्लाइन धाराएं, या फिर गायर्स धाराएं, या फिर पस्टोक्लाइन धाराएं। तो जो जल के घनत्व में अंतर के कारण जो धाराएं गतिमान होती हैं उनको कहा जाता है थर्मोक्लाइन धाराएं, इनको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। महासागरीय जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। जब जल में क्या होता है, घनत्व में अंतर होता है तो भी धाराएं बहती हैं, और उन धाराओं को क्या बोला जाता है, थर्मोक्लाइन धाराएं उनको कहा जाता है। ध्रुवीय भागों में न्यून सूर्यातप के फलस्वरूप कम तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है। जो सूर्यातप होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, वहाँ पर सूर्यातप कैसा मिलता है, कम मिलता है, यानी कि न्यूनतम मिलता है। और वहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तापमान कम होता है, घनत्व उसका हाई हो जाता है। परंतु हिम के पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है। जब वहाँ पे हिम पिघलती रहती है तो क्या हो जाता है, वहाँ की लवणता कम हो जाती है, जिस कारण क्या हो जाता है, वहाँ का घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती हैं, और दबाव में भी घनत्व में अंतर आ जाता है। सागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है। जब सागर में अपन जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर में जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्रेशर उसमें बढ़ता जाता है, जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है। और इस तरह सागर के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहराई में भारी जल मिलता है। अगर सागर के आप ऊपरी भाग में देखोगे तो वहाँ पे जल कैसा मिलता है, हल्का मिलता है। कारण उसका क्या है, एक तो बाष्पोत्सर्जन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वाष्प चलती है, और जो गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे आपको भारी जल मिलेगा, और जिस कारण क्या होता है, जल में लंबवत गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक है, कितने गुना अधिक है, 1.10 या फिर 2.12, 2.17, 1.20। तो चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला जो बल है सूर्य के बल से 2.17 गुना अधिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक नजदीक होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है।
क्या कारण है इसका कि जो सूर्य दूर है पृथ्वी से बजाय किसके, चंद्रमा के। चंद्रमा ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना है, अर्थात चंद्रमा एवं सूर्य की ज्वारोत्पादक शक्ति में 11:5 का अनुपात पाया जाता है। अनुपात भी याद रखेंगे और कितने गुना अधिक है ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग लगभग निर्जन है, जहाँ पे कि मतलब लोग रहते ही नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, विश्व का पूछा गया है तो ये 33% हो जाएगा, जहाँ पे कि लोग निवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है। बालू जैसा होता है, ग्लास जैसा होता है, प्रकाश जैसा होता है या फिर नीला होता है। तो जो ऊंट है और शेर है उसका रंग आपको बताने की ज़रूरत है क्या, बालू जैसा उनका कलर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मरुस्थल में पशु का रंग होता है बालू जैसा, क्योंकि यहाँ बालू की अधिकता होती है। बालू जो आपकी पीली पीली कण वाली जो मिट्टी होती है उन्हें बालू बोला जाता है। पानी की कमी के कारण यहाँ पशु मरुस्थल में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ के पशुओं का रंग कैसा हो जाता है, बालू जैसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय वन है उनको भारत में तराई, पहाड़, मैदान या फिर पठार कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है तराई वन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उष्णकटिबंधीय वन भारत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन या फिर तराई वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। और जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र या फिर पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो जो आर्द्र या फिर पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी आपके उष्णकटिबंधीय वनों में ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पापागायो, नॉर्वेस्टर, ब्रिजार्ड, सांता आना। जो कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन में जो गर्म शुष्क पवन चलती है उसको बोला जाता है सांता आना। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से तटवर्ती कैलिफोर्निया की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क तथा रेतीली वायु है। कैसी है ये, गर्म है, शुष्क है एवं धूल भरी यानी कि रेतीली ये वायु है। इस वायु के कारण कैलिफोर्निया के फलों के बगीचों में को काफ़ी नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान का सामान्य ह्रास दर कितना होता है। 100 मीटर की ऊंचाई पर पूछा गया है ये, तो ये हो जाएगा आपका 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान का सामान्य ह्रास होता है, नॉर्मल लैप्स रेट जो उसको बोला जाता है। ये कितना होता है 100 मीटर की ऊंचाई पर, 0.65 यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ाने के साथ में घटता जाता है। जब ऊंचाई पर अपन जाते जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तापमान की जो गिरावट होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर या फिर 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड 100 मीटर पर होती है। इसे बोला जाता है सामान्य ह्रास दर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है। विषुवतीय निम्न दाब में, उपोष्ण उच्च दाब में, उपध्रुवीय निम्न दाब में या फिर ध्रुवीय उच्च दाब में। जो डोल ड्रम पाया जाता है आपका विषुवतीय निम्न दाब में पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक एक निम्न वायुदाब की पेटी होती है और यहाँ पवन में क्षैतिज गति नहीं होती है। पवन शांत होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, शांत पेटी या फिर डोल ड्रम इसको कहा जाता है। यहाँ वायु का जो प्रवाह होता है कैसा होता है, वर्टिकल यानी कि ऊपर की ओर में वायु का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच में चलती हैं। पछुआ पवनें हैं जो चलती हैं आपकी 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं, दोनों गोलार्धों में चलती हैं। ये उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन जो होती हैं पछुआ पवन कहलाती हैं। और यह उपोष्ण 30 डिग्री से 35 डिग्री उपध्रुवीय निम्न वायु दाब से 60 डिग्री से
65 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें हैं। और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन क्या होती हैं, अधिक प्रचंड होती हैं और व्यवस्थित होती हैं, जिसके कारण इसको बोला जाता है प्रचंड 50, चीखता 60 एवं गरजता 40। ये इनको अलग अलग अक्षांश पर नाम दिए गए हैं। सिर्फ ये किस में दिए गए हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ही ये नाम दिए गए हैं, और बाकी के उत्तरी गोलार्ध में इनको कोई भी नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है, क्या बोली जाती है इसको, उष्मित, वाताग्र, चक्रवात या फिर जेट। तो जो विभिन्न गुणों वाली वायु राशियां हैं इनको बोला जाता है वाताग्र। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। क्या होता है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, यानी कि एक तरफ से आपकी गर्म वायु आ रही है, एक तरफ से आपकी ठंडी वायु आ रही है, और लेकिन उनका क्या हो गया, संपर्क हो गया, तो इनके बीच में एक असांतत्य पृष्ठ का निर्माण होता है, और इसे क्या बोला जाता है, फ्रंटल या फिर वाताग्र इसको बोला जाता है। और इस प्रकार वाताग्र वह सीमा तल है जो दो वायु राशियों को एक दूसरे से अलग करती है। क्या होती है, जो दो वायु राशि होती हैं उनको एक दूसरे से अलग करती है, इसको क्या बोला जाता है, वाताग्र इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के बाष्पन तथा पेड़ पौधों के बाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, कौन सी होती है, ओस होता है, बाष्पन बाष्पोत्सर्जन होता है, पाला होता है या फिर कोहरा होता है। तो ये होता है आपका बाष्पन एंड बाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के बाष्पन तथा पेड़ पौधों के बाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, बाष्पन बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या बोला जाता है इसको, बाष्पन एवं बाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है। वायुमंडल को जलवाष्प सागरीय भागों, स्थल स्थित जल, जलाशय, तालाब सिंचित कृषि क्षेत्र, नदियों तथा वनस्पतियों से प्राप्त होती है, जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में बदल जाता है। जो क्या होता है, जल होता है वो किस में बदल जाता है, जल वाष्प में यानी वेपर्स में बदल जाता है, उसको बोला जाता है क्या, बाष्पीकरण उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहा जाता है, उसमें कौन सी भूकंपीय तरंगें पहुंच पाती हैं, कौन सी पहुंचती हैं उसमें, पी तरंगें, एस तरंगें, पृष्ठीय तरंगें या फिर अंतिम तरंगें। जो उद्गम केंद्र तक पहुंचती हैं जिसको छाया क्षेत्र कहा जाता है, वहां पे आपकी पृष्ठीय तरंगें पहुंचती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र जो बनता है 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में का क्षेत्र होता है। दोनों प्रकार की तरंगें यहाँ पे पी तथा एस का छाया क्षेत्र बनता है, और पृष्ठीय तरंगें ही इस क्षेत्र में पहुंच पाती हैं, जिससे अत्यधिक क्या होती है, हानि पहुंचती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, प्रसुप्त पूछा गया है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप या फिर पोरबंदर में। जो भारत का एकमात्र है वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिसके उद्गार का समय तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता, कब उसका उद्गार हो सकता है, कब वो मतलब विस्फोट उसमें हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रसुप्त हो जाता है, जिसका कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। जो वर्तमान समय में शांत नजर आते हैं, अभी क्या है वो शांत है, लेकिन कभी भी उद्गार उनमें हो सकता है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी उसको कहा जाता है। और जो भारत का है एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जबकि ये कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप हो जाएगा। ये भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप में ही स्थित है। ये कैसा है, सक्रिय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है, कौन सा है ये आपका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर। तो जो प्रशांत महासागर है आपका, ये प्रतिवर्ष कैसा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है। पिछले 200 वर्षों से लगातार अटलांटिक महासागर जो है खुलता जा रहा है, जबकि जो प्रशांत महासागर है वो कैसा हो रहा है, संकुचित हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से दोनों तैयार हो रहे हैं कि कौन सा महासागर है जो कि फैलता जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, और कौन सा
सिकुड़ता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? 8 प्लेटों में, 7 प्लेटों में, 6 में या फिर 5 में? तो कितनी प्लेटें हैं बड़ी? यहाँ पे 7 प्लेटें हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्लेट विवर्तनी की संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी के पटल को 7 बड़ी प्लेटें एवं 20 छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हो जाएंगी, नाम जरूर याद रखेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट हो जाएगी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट एवं अंटार्कटिका प्लेट। ये कितनी हो जाएंगी आपकी? 7 बड़ी प्लेटें हैं। साथ में आपकी कुछ 20 छोटी प्लेटें हैं, लेकिन जो नासा ने बताई हुई है उसमें करीब 100 छोटी प्लेटें बताई हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होता है? तो जेट धारा की बदलती हुई स्थिति, इससे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। और अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण का फैलना एवं सिकुड़ना, इससे भी आपका दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। एल नीनो के व्यवहार जब होता है उसमें चेंज जो आता है, उससे भी क्या होता है, अपना जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ये प्रभावित होता है। और स्थल जल का तापीय अंतर, इससे भी दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कि प्रभावित होता है। इसमें जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के चारों सही दिए गए हैं, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है, इसलिए इसकी अपन व्याख्या ही देखेंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून को जेट धारा की बदलती हुई स्थिति, अंतरोष्णकटिबंधीय अपसरण का फैलना एवं सिकुड़ना, स्थल एवं जल का तापीय अंतर के साथ में एल नीनो भी प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त हिमालय एवं तिब्बत के पठार की स्थिति एवं अन्य कारकों की भी प्रभावी इसमें भूमिका होती है। इसमें क्या है, सभी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही हो जाएंगे जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? जब बड़ा भूकंप आता है तो गैस कौन सी निकलती, तीव्र गति से निकलती है? ये निकलती है आपकी रेडॉन। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कोई भी जब बड़ा भूकंप आता है उससे पूर्व रेडॉन गैस का निकास अधिक बढ़ जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी तरंगों के वेग, पशुओं के आचरण में परिवर्तन होने लगता है। जो ये सबसे पहले तरंगें कौन महसूस करता है? जो पशुएं होते हैं, जानवर होते हैं, ये सबसे पहले भूकंपी तरंगों को समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ट्रैप मेघालय में आता है, ये गलत हो जाएगा आपका, पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी करेबा कश्मीर घाटी में मिलते हैं, उत्खात भूमि चंबल घाटी को कहा जाता है, पाठ भूमि रांची के पठार को कहा जाता है। ट्रैप भूमि में मेघालय नहीं आता है, बाकी के बी सी डी तीनों मैच्ड हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीप भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। कब हुई थी ये? मेसोजोइक युग का टाइम चल रहा था, जिससे क्या हुआ था, लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। और दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। जो दक्कन ट्रैप है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपका? महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भाग जो मिलेगा आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में मिल जाएगा। इस प्रकार दक्कन ट्रैप मेघालय से संबंधित नहीं है। मेघालय में आपको दक्कन ट्रैप का कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। जबकि करेबा कश्मीर घाटी में मिलता है, उत्खात भूमि चंबल घाटी को बोली जाती है तथा पाठ भूमि रांची के पठार को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? कौन सी ऋतु में रहती है ये? दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में, लौटती हुई मानसून ऋतु में, या फिर शीत ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में? तो ये रहती है लौटती हुई मानसून ऋतु में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। लौटते हुए मानसून ऋतु का समय अक्टूबर के मध्य से दिसंबर तक का होता है। समय याद रखेंगे, कब से कब तक चलता है ये? अक्टूबर के मध्य से दिसंबर तक चलता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में तीव्र चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं और जो उत्पत्ति के बाद पश्चिम की ओर में बढ़ने लगते हैं। कहाँ पे बढ़ते हैं? पश्चिम की तरफ जाते हैं। ये चक्रवात पूर्वी तट पर पर्याप्त वर्षा करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पूर्वी तट पर करते हैं। और बंगाल की खाड़ी में 2 ऋतु में सर्वाधिक चक्रवात बनते हैं। पहला कब बनता है? मई में, और दूसरा बनता है नवंबर में, जो कि लौटती हुई मानसून ऋतु के समयावधि में आता है। यानी कि जब लौटता हुआ मानसून आता है तब जो नवंबर में वहाँ पर चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु
कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? कौन हो जाएगा यहाँ पे? निरंतर वर्षा, निम्न समतल भूमि, पर्याप्त श्रम उपलब्धि या फिर नवीन जलोढ़ मृदा। तो ये हो जाएगा वहाँ पे चावल की गहन कृषि के लिए कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है निरंतर वर्षा। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चावल की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए होता है और 125 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे वर्षा एवं गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गंगा के घाटी के मैदान हैं, उन भागों में निरंतर वर्षा नहीं होती है बल्कि वर्षा कैसे होती है? रुक रुक कर होती है। इसी कारण चावल की कृषि के लिए निरंतर वर्षा उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में अपन सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी का रहा सेशन आपका ये लास्ट रह जाएगा। कंप्लीट पार्ट 4 मिल जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट पेपर। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।